हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ट्रिक्स। सो आज का टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। आप देख सकते हो और इसको मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहले फ्लूइड्स एट रेस्ट, सेकंड वन सरफेस टेंशन एंड थर्ड वन फ्लूइड्स इन मोशन, राइट, एज यू कैन सी ओवर हियर। अब फ्लूइड्स एट रेस्ट में देखेंगे अपन पहले तो डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड क्या होती है, मतलब फ्लूइड्स क्या होते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज दैट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है। उसके बाद सेकेंड वन वी हैव इज प्रेशर। जैसे कि प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द गॉस प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होता है, पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, जैसे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स है, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, उसमें मर्क्यूरी बैरोमीटर, ओपन ट्यूब मैनोमीटर है ना। तो ये सारी बातें देखेंगे अपन वन बाय वन। सरफेस टेंशन में फिर मॉलिकुलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम। एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब शेप ऑफ मेनिस्कस, कॉनकेव मेनिस्कस क्या होता है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस क्या होता है, कंडीशंस क्या होता है, जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री होगी, व्हाट आर द कंडीशंस ऑन कॉन्वेक्सिटी एंड कॉन्केविटी, शेप ऑफ लिक्विड ऑन सॉलिड सरफेस, एक्सेस प्रेशर क्या होता है, कैपिलरी एक्शन, राइट। तो ये सारी बातें हम देखेंगे। फिर फ्लूइड इन मोशन, उसमें देखेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। उसमें एक रेनॉल्ड्स टर्म भी आती है, रेनॉल्ड्स नंबर बोल के, राइट, वो भी देखेंगे। विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होते हैं, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन में क्या, स्पीड ऑफ ए फ्लक्स, वेंचुरी ट्यूब, lifting up of an aeroplane, working of atomizer, blowing of roofs due to stormy wind। तो ये सारी बातें हम देखेंगे। तो ये फ्लो आप रखा करो, मतलब ये जो मैंने बाइफरकेट किया है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स तीन में, तो कैसे आपको पढ़ाई करनी है ये भी देखो कि फ्लूइड्स एट रेस्ट पहले पढ़ो, फिर सरफेस टेंशन का पार्ट पढ़ो, फिर फ्लूइड्स इन मोशन पढ़ो। मतलब एक अच्छे से एक 3 आवर्स में फ्लूइड्स एट रेस्ट लो, वो सारा कर लो, उसके ऊपर प्रॉब्लम, सरफेस टेंशन लो, सारे व्हाट इज कॉल्ड एज थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ द सरफेस टेंशन एंड द प्रॉब्लम। फ्लूइड इन मोशन ले लो, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन एंड द प्रॉब्लम, है ना। तो एटलीस्ट 3 आवर्स इन द प्रीवियस चैप्टर 4 आवर्स, मतलब जो भी है 4 से 5 घंटे देने पड़ेंगे, और यहाँ पर 3 से 4 घंटे देने पड़ेंगे, सो दैट कि आप सॉल्व कर सकते हो ईच एंड एवरी प्रॉब्लम एंड ईच एंड एवरी थेराटिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है। तो देखो अब इसमें फर्स्ट है फ्लूइड्स एट रेस्ट। अब फ्लूइड्स एट रेस्ट में देखो डेफिनेशन क्या होती है कि एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइड्स। जैसे कि लिक्विड्स है, गैसेस है, प्लाज्मा है, वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, तो हम बोलेंगे उसको दिस ऑल आर फ्लूइड्स। अब प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारे प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी, इट इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब क्या है कि अगर अगर मैं बोलूं कि ये जो वेसल है वो 1 लीटर का है, तो इसमें 1 लीटर से ज्यादा फ्लूइड जो है वो बैठ नहीं सकता। तो अब आप इसके ऊपर कितना भी प्रेशर डालो, इसके ऊपर कितना भी प्रेशर डालो, ये जो है वो अपना जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं करेगा। अगर डेंसिटी चेंज नहीं करेगा तो उसके अंदर 1 लीटर ही क्या बैठेगा, वो फ्लूइड बैठेगा। इट इज इनकम्प्रेसिबल। बाई कंप्रेसिंग, इफ यू ट्राई टू एडजस्ट, रो विल नॉट बिकम कांस्टेंट, डेंसिटी विल चेंज, है ना। तो वो है, इट्स फ्लो इज इरोटेशनल। मतलब क्या है, फ्लो इज स्मूथ बोल सकते हो। फ्लो इज इरोटेशनल मतलब फ्लो इज स्मूथ। इट इज नॉन विस्कस, नॉन विस्कस मतलब नो इंटरनल फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं होता। विस्कोसिटी जो फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी है, इट्स फ्लो इज स्टेडी, वेलोसिटी एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट, आप देख सकते हो, है ना। लिक्विड डज नॉट पोजेस शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस मतलब क्या कि आप देख सकते हो, दिस इज द लिक्विड सरफेस सपोज टू बी, और इस लिक्विड सरफेस के ऊपर आप ऐसे देख लो, दिस इज द लिक्विड सरफेस, है ना, और इसके अंदर जो भी है वाटर जो भी है, और इसके ऊपर में अगर टेंजेंशियल फोर्स लगाऊं तो ये टेंजेंशियल फोर्स इसके ऊपर हम नहीं लगा सकते, है ना।
ये टेंजेंशियल फोर्स का लगाना पॉसिबल ही नहीं है ना। तो दैट इज व्हाट लिक्विड डज नॉट पोजेस shear स्ट्रेस मीन। अब प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। जैसे आप देख सकते हो प्रेशर इज द परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, उसका एसआई यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशंस है m l to the power -1 t to the power -2। It is a scalar quantity and common unit, as you can see 1 bar is equal to 10 to the power 5 Newton per meter square or Pascal। 1 torricelli 133.32 Newton per meter square or Pascal। अब इसमें देखो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। अब प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम क्या है, यहां पर एक वाटर का सरफेस लिया है, वाटर लिया है एक बीकर के अंदर, और एक सिलेंडर का वाटर के अंदर ही सिलेंडर का एक क्या लिया है, क्रॉस सेक्शन लिया है सपोज टू बी। तो प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया, फोर्स क्या है mg, m क्या है रो vg डिवाइड बाय एरिया, v इज एरिया टाइम्स द हाइट। आप देख सकते हो एरिया टाइम्स द हाइट इज वॉल्यूम, और यहां से अगर a कैंसिल कर दिया तो रो जी एच। तो वी कैन कंक्लूड दैट प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम इज इंडिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑफ द वेसल, बट इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी, it depends on the acceleration due to gravity, and it depends on what is called as the height of the liquid column, है ना, height of the liquid column। और अगर सरफेस से मेजर कर रहे हैं तो डेप्थ ऑफ द लिक्विड कॉलम बोल सकते हो, और नीचे से इस साइड से मतलब डेप्थ से मेजर कर रहे हो तो हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, और अगर सरफेस से मेजर कर रहे हो तो डेप्थ ऑफ द लिक्विड कॉलम। जो भी है आप मतलब इतना तो समझ में आता ही है आपको, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू एटमॉस्फेयर प्रेजेंट अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 1 atm इज व्हाट 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल। तो ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा। अब एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉस प्रेशर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखो क्या होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर इज द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एंड एटमॉस्फेयर, मतलब कि एब्सोल्यूट प्रेशर इज द टोटल प्रेशर हम बोल सकते हैं एट दिस पॉइंट, जो एटमॉस्फेयर एक्सर्ट कर रहा है, लेट अस सपोज दैट इज पी नॉट, और जो लिक्विड की वजह से लग रहा है दैट इज रो जी एच, जो कि अभी हमने देखा। तो इन दोनों का एडिशन इज एब्सोल्यूट प्रेशर, इन दोनों का एडिशन इज एब्सोल्यूट प्रेशर, और गॉस प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब गॉस को लिखना है आपको, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एब्सोल्यूट प्रेशर और द एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस, मतलब रो जी एच। ये हो गया हमारा गॉस प्रेशर, ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर। अब इसमें और एक टर्म आती है एंड दैट इज कॉल्ड एज द प्रेशर हेड। अब ये प्रेशर हेड हो, वेलोसिटी हेड हो, ये सारे जो है वो डिस्टेंसेस होते हैं। तो यहां पर प्रेशर डिवाइडेड बाय रो जी इज द व्हाट इज कॉल्ड एज द प्रेशर हेड। वैसे ही और एक टर्म होती है वेलोसिटी हेड। अब देखो ये बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो कि आपको याद ही रखने होते हैं। अगर किसी को नहीं पता है कि भाई वेलोसिटी हेड क्या होता है एंड ऑल, तो उसको तो दिक्कत आएगी, ऑब्वियस है ना। और वेलोसिटी हेड h विच इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो, एंड दैट इज सेम थिंग, हाफ रो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो जी। ये कैंसिल, तो v स्क्वायर बाय 2g। तो ये हो गया अपना प्रेशर हेड, ये हो गया अपना वेलोसिटी हेड। तो आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही सिंपल होते हैं ये सारे डेफिनेशंस एंड ऑल। अब नेक्स्ट में क्या होगा देखो, इन दिस वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अब हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स मतलब क्या, वॉट एवर माइट बी द शेप ऑफ द वेसल, द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इनसाइड द वेसल विल बी द सेम। अब अगर आप एक यूनिफॉर्म ऐसा एक बीकर ले रहे हो, राइट, और उसमें बहुत सारे शेप वाले स्ट्रक्चर्स है, उसमें आपने क्या कर दिया, वाटर को फिल कर दिया। वाटर मतलब कोई भी लिक्विड समझ लो, कोई नहीं, मतलब वाटर की जरूरत नहीं है, कोई भी लिक्विड आपने फिल कर दिया और आपने देखा, तो आपको दिखेगा कि आप जितना वाटर इसमें डाल रहे हो, और ये अगर सपोज टू बी 1 मीटर हाइट तक वाटर आया, तो ये भी 1 मीटर हाइट तक ही बढ़ रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि भाई हमने इसको बड़ा लिया है ना और इसको छोटा लिया है। तो ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर,
मतलब इसमें वाटर ज्यादा हो रहा है, इसमें कम है, तो भी ये 1 मीटर तक हाइट इसका आ रहा है। तो ये क्या है, इसको ही बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। मतलब वॉट एवर माइट बी द शेप ऑफ द वेसल, द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इनसाइड द वेसल विल बी द सेम। Pascal's law देखो, Pascal's law states that the pressure applied at any point of an enclosed fluid at rest is transmitted equally and undiminished to every point of the fluid and also on the walls of the container, provided the effect of gravity is neglected। अब ये तो है ही, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी हमको निग्लेक्ट करनी पड़ेगी। अब ये जो है ये एनक्लोज्ड कंटेनर है ना, एक एनक्लोज्ड कंटेनर है, और इसमें बहुत सारे पिस्टन्स हमने क्या कर दिए हैं, लगाए हैं, एज यू कैन सी ओवर हियर। और इस पिस्टन के एक तरफ से हमने क्या कर दिया, प्रेशर को बढ़ाया। अगर हमने प्रेशर को बढ़ाया तो क्या होगा, दैट प्रेशर विल ट्रांसमिट टू ईच एंड एवरी पॉइंट इनसाइड द कंटेनर without any loss. That is what the Pascal's law is, right? तो pressure at A is equal to B, C and D हो गया। एप्लीकेशंस में देखो, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, इसमें वही है, प्रेशर एक तरफ का हमने बढ़ाया तो वही प्रेशर मतलब P1 which is F1 divided by S1, वही प्रेशर सेम दूसरे पिस्टन के ऊपर लगेगा, और हम लिख सकते हैं प्रेशर एट 1 is equal to pressure at 2। Pressure at 1 is forced by the whatever the displacement is, forced by, sorry, not displacement, it is the area, forced by whatever the area of the second one। Here mechanical advantage आप यहाँ पर लिख सकते हो S2 by S1 और F2 by F1 भी लिख सकते हो, है ना। हाइड्रोलिक ब्रेक्स यहाँ पर भी देखो, ये हमने थोड़ा सा इसको अगर ये कर दिया, क्या कर दिया इसको इस तरफ, तो ये चारों के चारों इस तरफ जाएंगे, है ना। और जो मतलब जो व्हील्स होंगे यहाँ पर, व्हील्स, उस व्हील को क्या करेंगे, वो रोक देंगे, है ना। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। उसके बाद देखो, अब है हमारा मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, मर्क्यूरी बैरोमीटर। बाय यूजिंग मर्क्यूरी बैरोमीटर हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। प्रेशर इनसाइड द फ्लूइड एट रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल लेवल विल रिमेन सेम। अब जैसे अगर मैंने बोला कि भाई फ्लूइड जो है वो रेस्ट पे नहीं है, तो भी क्या अगर हॉरिजॉन्टल लेवल लूं मैं तो प्रेशर सेम रहेगा, तो मैं बोलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो लिक्विड का लेवल है वो सेम नहीं रहेगा। अब ये फ्लूइड एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन भी लिख सकते हैं, है ना। मतलब ऐसी जरूरत नहीं है कि रेस्ट पे ही हो, यूनिफॉर्म मोशन भी लिख सकते हो। मतलब यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर एक्सेलरेशन होगा तब तो हम नहीं बोल सकते कि भाई यहाँ का और यहाँ का प्रेशर जो है वो सेम है, तब तो वो डिफरेंट ही होगा। एट ए एंड एट बी डिफरेंट ही होगा। अब क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि देखो, ये अगर इस तरफ जा रहा है तो मोर मास विल कम एंड इट विल ट्राई टू मेंटेन इट्स शेप लाइक दिस। तो यहां पर देखो, ये हाइट h1 है और ये हाइट h2 है, और ये h2 इज ग्रेटर देन h1 लिख सकते हैं। तो प्रेशर एट b इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन प्रेशर एट a। तो वही है। तो प्रेशर इनसाइड द फ्लूइड एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल लेवल विल रिमेन सेम। फ्लूइड मस्ट बी सेम। अगर फ्लूइड है तो फ्लूइड मस्ट बी सेम। प्रेशर इनसाइड द फ्लूइड डिपेंड्स ऑन रो जी एच, जो हमने देखा था, और आप देख भी सकते हो। जो भी हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम है वो आती है आपको 76 सेंटीमीटर, एंड अगर वाटर की चाहिए तो अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर होती है। तो इसीलिए हम मतलब बहुत बार पूछा जाता है कि भाई हम मर्क्यूरी ही क्यों यूज करते हैं टू मेजर द प्रेशर, व्हाई नॉट वाटर? तो इसका जवाब यही है कि डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी इज मच मच हायर दैन द वाटर्स डेंसिटी। एंड अगर आप हाइट ऑफ टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इफ यू सी हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम इट इज ओनली 76 सेंटीमीटर, लेकिन अगर वाटर की चेक करोगे आप, इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर।
उसके बाद ओपन ट्यूब मैनोमीटर है. हियर गैस विथ अननोन प्रेशर इज प्लेस्ड इन अ कंटेनर. वी नो दैट पीबी इज इक्वल टू पीसी. क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल पे है और हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर इन अ सेम लिक्विड विल रिमेन सेम, एंड दैट इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच. अब next part and the second part we have is surface tension. In this molecular theory of surface tension आप देख लो, the force between two molecule is called as intermolecular forces. जो भी two molecule के between force होगा उसको intermolecular forces बोलते हैं. There are two types of intermolecular forces. एक होता है cohesive force, दूसरा होता है adhesive force. अब कोहेसिव फोर्स क्या होता है? सेम मॉलिक्यूल में जो लगता है उसको कोहेसिव फोर्सेस बोलते हैं, एंड डिफरेंट मॉलिक्यूल में जो लगता है उसको एडेसिव फोर्सेस बोलते हैं. अब रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये देखो, ये सारे डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं करा रहा हूं. मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच दिस मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इफेक्टिव इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस. मतलब जैसे कि आप देखो, वी हैव अ मैग्नेट से समझाऊंगा मैं. ये नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, और अब यहां पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसमें डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर किया तो ये खींच रहा है, 2 सेंटीमीटर किया तो भी ये खींच रहा है, 3 सेंटीमीटर किया तो थोड़ा बहुत खींच रहा है, 4 सेंटीमीटर किया तो ये खींच ही नहीं रहा. तो ये है रेंज इसकी, है ना. नॉर्थ पोल की रेंज कितनी है? 4 सेंटीमीटर तक ही खींच सकता है. तो वही मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच दिस मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इफेक्टिव इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस. Or what is sphere of influence? It is the imaginary sphere with a molecule at its center and radius equal to range of molecular forces. Simple. Surface film क्या होती है? It is the film on the surface which has thickness equal to range of molecular forces. Force due to surface tension acts tangential to the free surface. अब यहाँ पर free surface मैंने लिया है, आप देख सकते हो, और ये इस surface पे ऐसे मतलब खिंचाव टाइप फोर्स होता है ना. मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, एक रबर है, उसको अगर खींच लिया हमने तो वो उसमें एक तरह का कुछ खींचाव टाइप फोर्स होता है, एंड उसी को सरफेस टेंशन हम बोलेंगे यहाँ पर. तो सरफेस टेंशन क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, एंड ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर. डायमेंशंस आप देख सकते हो, m to the power 1, l to the power 0, t to the power -2. It is a scalar quantity. What is the relation between the surface tension and surface energy? Surface tension is the force per unit length on the free surface of a liquid. Surface tension can also be defined as the surface energy per unit area. यहाँ पर देख सकते हो, it is the surface energy per unit area, और relation भी आप देख सकते हो, energy is surface tension times the area. बस हो गया ये. अब angle of contact, it is the angle between tangent drawn on the free surface of a liquid and the surface of the solid. अब देखो, एक टेंजेंट ड्रॉ किया है फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड द सरफेस ऑफ द सॉलिड, इसके बिटवीन और अंदर ही, और कहां से लेना है आपको? एंगल ऑफ कांटेक्ट अंदर से ही लेना है ना. हियर एज द गिवन मेनिस्कस इज कॉनकेव विच मेक्स सॉलिड पार्शियली वेट. तो यहां पर जो मेनिस्कस है वो कॉनकेव है, तो जो सॉलिड होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? गीला हो जाएगा, है ना. तो अगर कॉन्वेक्स होगा तो यहां से ऐसे, और ये सॉलिड सरफेस है, सपोज टू बी सॉलिड सरफेस. ये है पहला टेंजेंट, जो कि टेंजेंट हमको कहां से लेना है? एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, जो कि फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये कॉन्वेक्स मेनिस्कस लिया है मैंने, और सरफेस ऑफ द सॉलिड एंड टेकन इनसाइड द लिक्विड, है ना. तो ये लिक्विड है हमारा, तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया. तो इट इज ग्रेटर देन 90, इट इज लेसर देन 90. अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये, इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट इज 90 डिग्री, कोहेसिव फोर्सेस इज इक्वल टू एडहेसिव फोर्सेस. कोहेसिव फोर्सेस अभी देखा हमने, कोहेसिव मतलब सेम टाइप के मॉलिक्यूल में, एडहेसिव डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल में. अगर आपको मतलब कंफ्यूजन है, राइट, तो नहीं, वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कंफ्यूजन है तो इससे भी याद रख सकते हो, को मतलब साथ साथ, साथ साथ मतलब क्या है कि सेम, ठीक है. को मतलब सेम. एडहेसिव, डी इज देयर, दैट मीन्स डिफरेंट, ठीक है ना. डी कहां पर है? डिफरेंट. डिफरेंट मॉलिक्यूल में लगने वाला फोर्स एडहेसिव फोर्स, सेम मॉलिक्यूल में लगने वाला फोर्स कोहेसिव फोर्स. बस एक अगर याद रह गया कि डी जिसमें है वो डिफरेंट है, बाकी तो बहुत सिंपल है ना. इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट इज लेसर देन 90 डिग्री, और एक बात,
यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं होगा कहीं पर कि डी है तो डिफरेंट, ऐसा नहीं है। मतलब ये तो याद रखने के लिए मैंने बता दिया है ना, ऐसा कुछ कहीं पर लिखा नहीं होगा और बोलोगे आप कि भाई ये कैसे पता है ना, है ना। तो देखो, इफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज लेसर देन 90 डिग्री, कोहेसिव फोर्सेस इज लेसर देन एडहेसिव फोर्सेस, ग्रेटर देन 90 डिग्री, कोहेसिव फोर्सेस इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्सेस। और ये इसके ऊपर आई थिंक कहीं एमएसटी सीईटी में पूछा है, एमएसटी सीईटी, उसके बाद नीट में भी बहुत बार पूछा गया है, उसके बाद एम्स में भी। सो बहुत बहुत जगह पर पूछा गया है ना। राइट देन, ओके, चलो नेक्स्ट। अब देखो इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कांटेक्ट, नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन कांटेक्ट, ये है। इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन द लिक्विड चेंज द एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये है। टेम्परेचर भी, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज होगा। इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज एंड टेम्परेचर ऑन द सरफेस टेंशन, बाय एडिंग द सॉल्ट इन वाटर सरफेस टेंशन इंक्रीजेस। अगर आपने सॉल्ट को ऐड कर दिया तो सरफेस टेंशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। बाय एडिंग द फिनॉल एंड डिटर्जेंट सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डिक्रीजेस, ये भी है। By adding insoluble impurities, surface tension of water decreases. Mostly by increasing temperature, surface tension decreases. Mostly यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कुछ केसेस में इंक्रीज भी हो सकता है ना, ये सारी बातें। एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप एंड लिक्विड बबल। अब यहाँ पर लिक्विड ड्रॉप लिया है मैंने, और आप देख सकते हो जो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला 2T/R आ जाएगा फॉर लिक्विड ड्रॉप। कैसे? बाय बैलेंसिंग द फोर्सेस। टेंशन कहाँ पर लग रहा है, पेरी पे लग रहा है, और यहाँ पर फ्री सरफेस जो है वो ओनली 1 है। सो T इंटू 2πr इज इक्वल टू डेल्टा P इंटू πr स्क्वायर। लेकिन बबल के लिए फ्री सरफेसेस 2 होंगे, बबल के लिए फ्री सरफेसेस 2 होंगे, तो टेंशन 2 टाइम्स होगा, 2T इंटू 2πr, और यहाँ से 4T/R आ जाएगा। कैपिलरी एक्शन, अ ट्यूब हैविंग वेरी फाइन बोर एंड ओपन एट बोथ द एंड्स इज कॉल्ड एज कैपिलरी। Phenomena of rise and fall of a liquid inside the capillary is called as capillary action. So capillary action and capillary is different thing. A tube of very fine bore and open at both ends is called as capillary, but phenomena of rise and fall of liquid inside the capillary is called as capillary action. If the adhesive forces are stronger, then like liquid will rise, and if it is weaker, liquid will fall. ये आप देख सकते हो, दोनों डायग्राम अच्छे से बनाए हुए हैं। और the expression for capillary rise and fall for surface tension is given by T is equal to rho h r g divided by 2 cos theta। बस यहाँ पर लिखा हुआ है कि r मतलब क्या है, h मतलब, rho मतलब, g मतलब, थीटा मतलब, सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट। अब आ गया हमारा फ्लूइड्स इन मोशन। इसमें स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड द टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब स्मूथ फ्लो होता है। Velocity of a fluid at any point is constant. Two streamline can never intersect. Streamline flow over plane surface can be assumed to be divided into number of layers. अब irregular मतलब turbulent. Velocity may remain constant or may not remain constant. In a turbulent flow, at some point the fluid may have rotational motion which gives rise to eddies. And a flow tube loses its order and particles move randomly. क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर आप देख सकते हो। रेनॉल्ड्स नंबर Rn जो है वो रेनॉल्ड्स नंबर है, दिस इज द रेनॉल्ड्स नंबर। ये रेंज जो है वो आपको याद ही होनी चाहिए। लेस देन 1000 स्ट्रीमलाइन, ग्रेटर देन 2000 ऑब्वियसली टर्बुलेंट, एंड इन बिटवीन 1000 एंड 2000 इट इज अनस्टेबल। मतलब कि कभी कभी स्ट्रीमलाइन भी हो सकता है फ्लो, और कभी कभी टर्बुलेंट भी हो सकता है, मतलब अनस्टेबल, बस और तो क्या ही बोलूं मैं। तो ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लेयर एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। आप देख सकते हो विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लेयर एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट है तो eta a dv/dx। वेलोसिटी ग्रेडियंट इज द वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आप देख सकते हो। इट इज द विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। SI यूनिट न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, एंड डायमेंशंस आप देख सकते हो। CGS यूनिट इज पॉइस, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टोक्स लॉ, इट स्टेट्स दैट
Viscous force acting on a small sphere falling through a viscous medium is directly proportional to the radius of the sphere, its velocity through the fluid and coefficient of viscosity. देख सकते हैं विस्कस फोर्स जो है 6 पाई ईटा आरवी. टर्मिनल वेलोसिटी बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ यू प्लस एफ वी इज एफ जी, और आप इसको बैलेंस करो और यू कैन गेट टर्मिनल वेलोसिटी. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1v1 is equal to a2v2, and that is volume flux and this is mass flux. Next, Bernoulli's principle. According to Bernoulli's principle, pressure energy per unit volume, kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume at a point inside the liquid will remain same. यहाँ पर मैंने वही लिखा है, pressure energy per unit volume is P, kinetic energy per unit volume is half rho v square and potential energy per unit volume is rho gh, which is equal to constant. Application speed of efflux v is equal to root of 2gh. Venturi tube v2 squared minus v1 squared is 2gh. Lifting up of an aeroplane, देख सकते हो, by Bernoulli's principle p plus half rho v squared is constant. अब जैसे if the velocity of the air increases the pressure decreases, जैसे ये अगर increase होगी quantity तो ये decrease होनी चाहिए so that it will remain constant ना. देख सकते हो x plus y is constant, 4 plus 3 is 7 है ना, 4 plus 3 is 7. अगर ये क्वांटिटी बढ़ रही है तो ये नीचे जानी ही चाहिए so that 4 plus 3 is 7 always, right? 5 plus 2 7, 6 plus 1 7. Pressure above the wing decreases and pressure below the wing increases. Due to this there is a dynamic lift. Working of atomizer same. High speed air creates the low pressure region at T point, and we can say hence liquid rises up and sprinkle from in the form of the droplets. And blowing off roofs due to stormy wind, high speed air creates the low pressure at this point, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये लिफ्ट होगा, डायनामिक लिफ्ट. ठीक है, तो ये सारे एप्लीकेशंस है बर्नौलीज प्रिंसिपल के. तो दिस कंप्लीट्स योर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. तो इसके ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा. धन्यवाद.